हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग देखने वाले हैं। पूरा डिस्कशन करेंगे लैप और वेव के बारे में, और बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर वनडे एग्जाम के लिए देखा जाए तो आइए एक एक करके हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके का एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है हमारे वनडे एग्जामिनेशन में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग लिखा है। तो जब हम आर्मेचर वाइंडिंग देख रहे थे तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये मेनली दो टाइप का होता है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। एक एक करके डिस्कशन देखते हैं कि डायग्राम क्या होता है इसका और क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। बिकॉज ये जो है वो कन्वेंशनली पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आपका प्री के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए एज फार एज प्री इज कंसर्न। पहला देखिए लैप वाइंडिंग क्या होता है। तो देखिए लैप वाइंडिंग, हम एक डेफिनेशन लिखा गया है यहाँ पर, ये आपको याद नहीं रख रहे हैं, सिर्फ इससे आपको समझना है। तो फिनिशिंग एंड ऑफ वन कॉइल इज कनेक्टेड टू द स्टार्ट एंड ऑफ एडजेसेंट कॉइल सिचुएटेड अंडर द सेम पोल। इसका मतलब ये है, देखिए ये हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट हो गया, स्लॉट्स हो गए हमारे, उसमें ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा सपोज वाइंडिंग करना, मतलब जितने भी हमारे स्लॉट्स हैं वो फिल करना है हमें। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से। तो देखिए ये हमारा हो गया कॉइल 1। ये कॉइल 1 का क्या है, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये स्टार्ट हो रहा है देखिए यहाँ से, ये इसका फिनिशिंग एंड है। तो देखिए पहले कॉइल का ये फिनिशिंग एंड है, फिनिश ऑफ कॉइल 1 फिनिशिंग है। देखिए ये यहाँ पर फिनिश हो जा रहा है इस स्लॉट में। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है दूसरा कॉइल हमारा, जो कि मैंने कॉइल 2 लिखा हुआ है। वही चीज़ बोल रहा है, द फिनिशिंग एंड ऑफ वन कॉइल इज कनेक्टेड टू द स्टार्ट एंड ऑफ एडजेसेंट कॉइल सिचुएटेड अंडर द सेम पोल। देखिए यहाँ पर, यहाँ से ही सेम पोल से ये स्टार्ट होता है। फिनिशिंग एंड इज कनेक्टेड टू द, देखिए फिनिशिंग एंड इज कनेक्टेड टू द स्टार्ट ऑफ कॉइल सेकेंड। तो इस तरीके का कुछ कनेक्शन अगर होता है तो इसे ही हम बोलते हैं लैप वाइंडिंग। तो इसमें आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये चीज़ में डैश 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 बनाने का मतलब है कि ये चलता आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। इसका मतलब क्या है कि ऑल स्लॉट्स आर फिल्ड, ऑल स्लॉट्स आर फिल्ड, यानी कि हर एक स्लॉट यहाँ पर फिल्ड है, कुछ भी खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है यहाँ पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर हर जगह भरा हुआ है हमारा वाइंडिंग, कहीं भी खाली नहीं है। ये हो गया हमारा लैप वाइंडिंग। देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको ज़रूर मार्क करवा दूंगी। आइए देखते हैं वेव वाइंडिंग। तो फ्रेंड्स, वेव वाइंडिंग में आप देख रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सपोज ये कॉइल फर्स्ट है, ये कॉइल फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये इसका क्या है, स्टार्टिंग एंड है, और ये इसका फिनिशिंग एंड है। तो लैप में क्या होता था, देखिए फिनिशिंग एंड समथिंग यहाँ पर आता था, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, वो कहीं दूर जाके ख़त्म हो रहा है, फिर सेकंड वाला भी कहीं दूर जाके ख़त्म होगा। इस तरीके का कुछ कनेक्शन होता है हमारा वेव में। तो देखिए ये वेवी स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा ऐसा आ रहा है, ऐसा ऐसा वेव्स की तरह, देखिए ऐसा 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 ऐसा, यानी कि ऐसा 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 आ रहा है, इसलिए इसको वेव वाइंडिंग बोला जाता है। कनेक्शन आप देख लिए, अच्छे से इसको डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, और कोशिश ये करिएगा कि आप जब भी आप एक्सप्लेन करें चीज़ों को तो उसको इस तरीके से लिखें, मतलब ऐसे डिवाइड करिएगा, रेदर देन आपको ऐसे और ऐसे लिखना है। क्योंकि क्या होता है, ये थोड़ा सा इम्प्रेसिव दिखता है। अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो मेंस में आप ऐसे ही लिखिएगा तो ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें जब हम देखें तो इसमें हमारा देखिए स्लॉट्स, ये यहाँ पर फिल है और ये यहाँ पर फिल है, लेकिन उसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, ये एम्प्टी है, एम्प्टी स्लॉट्स है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। सिमिलरली यहाँ पर ये एम्प्टी होगा, ये एम्प्टी होगा, तो इसमें बहुत सारे स्लॉट्स हमारे खाली रह जा रहे हैं। तो इस तरीके का कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वेव वाइंडिंग। अब आइए फ्रेंड्स, हम इसमें कुछ डिफरेंस देखते हैं जो कि आपको नोट डाउन करना है और इसको अच्छे से याद करना है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आपसे बनना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख लीजिए, इसके बाद हम एक एक करके देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो देखिए ईएमएफ इक्वेशन अगर आपको याद होगा तो वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट हम लोगों को यहाँ होने वाली है।
नेक्स्ट इसमें पैरेलल पाथ इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए पैरेलल पाथ कैलकुलेट करने बोलता है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है आपको, बट वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल पाथ होता क्या है वेव में एज वेल एज लैप वाइंडिंग में भी। तो देखिए पहला जो डिफरेंस क्रिएट होता है, एक तो डिफरेंस मैंने जो डेफिनेशन बोला था वो होता है आपका लैप के लिए। सेकंड डिफरेंस देखिए यहाँ पर जो हमारा होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर दीजिए। और दोनों ही के लिए क्या क्या होता है, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिपल स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आता ही है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है स्मॉल m इंटू पी। अब आप सोच रहे होंगे कि p क्या है, स्मॉल m क्या है। तो p जो है वो देखिए हमारा नंबर ऑफ पोल्स है, नंबर ऑफ पोल्स है, पोल्स हो गया हमारा। और स्मॉल m इज इक्वल टू 1, स्मॉल m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर जब m इक्वल टू 1 आएगा तो देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 2p हो जाएगा, देखिए। और यहाँ पर हमारा a इज इक्वल टू 3p हो जाएगा। सिमिलर आप और आगे कंसिडर किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। तो देखिए जब m इक्वल टू 1 होगा तो हम बोलते हैं इसको सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सिंप्लेक्स लैप। m इज इक्वल टू 2 हुआ तो हम इसको बोलते हैं ड्यूप्लेक्स लैप। बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूप्लेक्स। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको लेना है सिंप्लेक्स लैप। m इज इक्वल टू 3 है तो इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लेक्स लैप, ट्रिप्लेक्स लैप। और a जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं p इज इक्वल टू 4 पोल ले रही हूँ, यानी कि एक 4 पोल डीसी मशीन है ये हमारा, तो उसमें कैसे होगा पैरेलल पाथ। देखिए ये हमारा वाइंडिंग हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरीके का कुछ पैरेलल पाथ बनता है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ चार तरीका है, पैरेलल पाथ 4 हैं, तो इसी को हम बोलते हैं पैरेलल पाथ्स। इज इक्वल टू 4 है क्योंकि यहाँ पर p इक्वल टू 4 लिए हुए हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन लैप वाइंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायग्राम के साथ आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ड्यूप्लेक्स में आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आता है यहाँ से MCQ क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड वेव वाइंडिंग में अगर हम देखिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है, तो यहाँ पर जो हमारा पैरेलल पाथ आएगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम लोग वाइंडिंग इस तरीके से करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 ही पैरेलल पाथ आते हैं, यानी कि a इज इक्वल टू 2 ऑलवेज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पोल्स, ऑलवेज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पोल्स। यानी कि आप पोल्स कितना भी लगा लीजिए, नंबर ऑफ पोल्स सपोज आपने लगा लिया 2 4 6 8 10 12 14, जितना भी आप लगा लिए, लेकिन वहाँ पर हमारा जो पैरेलल पाथ आएगा वो हमेशा क्या आएगा, हमेशा और हमेशा 2 ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं भी अगर आपको न्यूमेरिकल में वेव वाइंडिंग दिया है तो आप a इक्वल टू 2 कंसिडर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोल, ऑलवेज 2। ये हमारा हो गया पहला डिस्कशन का टॉपिक, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, यानी कि आप जब आप ड्रॉ करेंगे उस तरफ वेव में तो सिर्फ आप ये 2 ही पैरेलल पाथ कंसिडर करिएगा, उसके अलावा कोई भी पैरेलल पाथ कंसिडर करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके का कनेक्शन होता है लैप में, जहाँ भी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो कि होगा इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड जो हमारा डिफरेंस आता है, देखिए वो हो जाएगा, सेकंड जो डिफरेंस आता है, देखिए इसका यूज़ कहाँ पर होता है, लैप वाइंडिंग वहाँ पर यूज़ होता है, उस मशीन में यूज़ होता है जहाँ पर हाई रिक्वायरमेंट ऑफ करंट,
एंड अब देखिए करंट जहाँ अगर हाई है तो वहाँ का वोल्टेज होगा लो, तो उस मशीन में यूज़ किया जाता है जहाँ पर हाई करंट और लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो आप बोल सकते हैं वेल्डिंग मशीन में ये यूज़ किया जाता है, इस तरीके का वाइंडिंग। तो यहाँ से भी आपका MCQs क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछेगा वेल्डिंग मशीन में किस तरीके का वाइंडिंग होता है, ऑप्शन दे देगा लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, एनी ऑफ द वाइंडिंग और नन ऑफ द वाइंडिंग। तो आपको आंसर लगाना है लैप वाइंडिंग इज यूज्ड इन वेल्डिंग मशीन बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई करंट एंड लो वोल्टेज शुड बी मेट। ये हो गया हमारा हाई करंट का, इसको भी आप मार्क कर दीजिए ट्रिपल स्टार। इसमें देखिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है आपका। अब यहाँ पर वेव वाइंडिंग में उसका ऑपोजिट होना चाहिए, तो इसमें जो आप सेकंड पॉइंट नोट करेंगे वो क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज एंड लो करंट। यानी कि ये वाइंडिंग उस मशीन में की जाती है जहाँ पर भी हाई वोल्टेज एंड लो करंट की रिक्वायरमेंट होती है हमारी, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वेव वाइंडिंग, और वहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपका हो जाता है 2। तो ये हो गया सेकंड डिफरेंस। थर्ड आप देखिएगा, थर्ड देखिए, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का कम्यूटेटर सेगमेंट्स होता है, स्लॉट्स होता है, और अगर हम लैब में देखें तो एक भी स्लॉट्स एम्प्टी नहीं होते हैं, कंप्लीटली फिल होता है, ये फुल्ली फिल्ड, कहीं भी खाली स्लॉट्स आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लैब वाइंडिंग को बोलते हैं कंप्लीट वाइंडिंग। सो इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट वाइंडिंग। देखिए कंप्लीट वाइंडिंग है, तो ये यहाँ पर हम जब देख रहे थे तो यहाँ पर क्या हो जा रहा था हमारा थर्ड पॉइंट, देखिए यहाँ पर स्लॉट्स कुछ ना कुछ खाली रह जा रहे थे। सपोज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये तो फुल है, लेकिन ये क्या है, हमारे एम्प्टी स्लॉट्स हैं, एम्प्टी स्लॉट्स है। देखिए इसकी वजह से क्या हो जाता है कि कुछ अनबैलेंसिंग आ जाता है, तो ये हम बोलेंगे इनकम्प्लीट वाइंडिंग है हमारा वेव वाइंडिंग, इनकम्प्लीट वाइंडिंग। देखिए ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट डिफरेंस में क्या आ जाएगा, देखिए अब ये फुल्ली फिल्ड है तो ये हमेशा मैकेनिकली बैलेंस्ड रहेगा, मैकेनिकली बैलेंस्ड रहेगा ये हमेशा, क्योंकि कुछ भी खाली नहीं है ये, तो मैकेनिकली हम बैलेंस्ड यहाँ लिख देते हैं इसको, मैकेनिकली बैलेंस्ड है। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ मैकेनिक, यहाँ पर मैकेनिकल इम्बैलेंस की कंडीशन आ जाएगी, अनबैलेंस की, मैकेनिकल अनबैलेंस। अब देखिए किसी भी मशीन का अनबैलेंसिंग अच्छी बात नहीं है, उसमें वहाँ पर क्या हो जाता है, अनबैलेंसिंग की वजह से और भी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, वाइब्रेशन आने लगते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी एम्प्टी स्लॉट्स देखिए यहाँ पर, यहाँ, तो उसमें हम कनेक्ट करते हैं एक डमी कॉइल, डमी कॉइल कनेक्ट किया जाता है, डमी कॉइल्स। ट्रिपल स्टार मार्क करिए अगेन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा डमी कॉइल क्यों यूज़ करते हैं हम एक डीसी मशीन में और किस में यूज़ करते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि वेव वाइंडिंग में हम डमी कॉइल यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कंपनसेट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस मैकेनिकल इम्बैलेंस, मैकेनिकल अनबैलेंस। और देखिए ये किस तरीके का कॉइल होता है, डमी कॉइल एक ऑर्डिनरी कॉइल है, दूसरे की तरह ये भी कॉइल ही होता है एक ऑर्डिनरी, लेकिन ये कभी भी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता, यानी कि हम इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल, ये फिजिकली प्रेजेंट होता है हमारे स्लॉट्स में ताकि मैकेनिकल बैलेंस बरकरार रहे हमारी डीसी मशीन में। तो नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, कभी भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपको नहीं देना है डमी कॉइल का, नॉट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड बट फिजिकली प्रेजेंट, फिजिकली इसको प्रेजेंट लगाया जाता है हमारे वेव वाइंडिंग में। अब देखिए यहाँ तो ये तो ख़त्म हो गया वेव, इसमें हम यूज़ करते हैं, तो आप इसमें लिख दीजिए नो डमी कॉइल इज़ रिक्वायर्ड।
इज़ रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं होती है? क्योंकि ये मैकेनिकली बैलेंस्ड होता है, इसमें कहीं भी एम्प्टी स्लॉट्स नहीं होते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा 4 हो गया डिस्कशन का पॉइंट। आगे भी हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? देखिए, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था अभी अभी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होते हैं। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A इज इक्वल टू P होता है। यहाँ मैं सिंप्लेक्स ले रही हूँ। सपोज यहाँ पर एक 4 पोल मशीन मैंने कंसिडर किया हुआ DC, तो उसके केस में हमारा पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे? देखिए, फर्स्ट पैरेलल पाथ, सेकंड पैरेलल पाथ, थर्ड पैरेलल पाथ, फोर्थ पैरेलल पाथ, ऐसे ही होंगे। ऐसे ही होगा। अगर आप 2 पोल कंसिडर किए रहते तो सिर्फ इतना आता। 4 पोल आपने कंसिडर किया तो ये आ रहा है। अगर आप 6 पोल कंसिडर करेंगे तो 2 और पैरेलल पाथ आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, जैसे जैसे पैरेलल पाथ इंक्रीज हो रहा है वैसी एक सर्कुलेटिंग करंट आपका सर्किट में आ रहा है। देखिए, और अगर आप बढ़ाएंगे तो और सर्कुलेटिंग करंट आ जाएगा। अब जो सर्कुलेटिंग करंट है वो हमारा किसी भी सर्किट में कब आता है? ये हमारा सर्कुलेटिंग करंट है। सर्कुलेटिंग करंट ये किसी भी सर्किट में क्यों आता है? जब यहाँ पर वोल्टेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तभी तो हमारा एक सर्कुलेटिंग करंट आएगा। अगर दोनों तरफ का वोल्टेज सेम हो जाता तो सर्कुलेटिंग करंट 0 आ जाता, तो वहाँ पर कोई भी वोल्टेज अनबैलेंसिंग नहीं आती। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग करंट आता है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होता है। अब अगर लैप वाइंडिंग में ऐसी कंडीशन अराइज होती है, सर्कुलेटिंग करंट आता है, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा? एक्स्ट्रा लॉस क्रिएट होगा, I2R लॉस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमारा हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को मिनिमाइज करना है। सर्कुलेटिंग करंट नहीं होना चाहिए हमारे सर्किट में। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज अनइक्वल करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एक हम रिंग यूज़ करते हैं। बताइए कौन सा रिंग यूज़ करते हैं? हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इक्वलाइज़र रिंग्स आर यूज्ड इन लैप वाइंडिंग। So in order to minimize the unequal distribution of current or voltage, we use equalizer rings. Equalizer ring यूज़ किया जाता है इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। अब बात आती है कितना इक्वलाइज़र रिंग यूज़ करें। तो कितना यूज़ करते हैं, कुछ इसका फॉर्मूला होता है। बताइए कितना होता है नंबर ऑफ इक्वलाइज़र रिंग्स कितना यूज़ करते हैं हम? तो ये यूज़ होता है, देखिए, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, जितने भी आप कंडक्टर्स लिए हुए हैं उसको डिवाइड कर दीजिए, कंडक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स। ये होता है फॉर्मूला। ये होता है डायरेक्ट आपको MCQs क्वेश्चन में दे देगा कि नंबर ऑफ इक्वलाइज़र रिंग कितना यूज़ किया जाता है, और या तो फिर डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देता है। वो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख रही हूँ। देखिए, नंबर ऑफ इक्वलाइज़र रिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर्स। बताइए कितना होता है? नंबर ऑफ कंडक्टर हम लेते हैं कैपिटल Z। नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स, अगर देखिए सिर्फ पोल्स की बात करता तो हम कैपिटल P लेते, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स बोला है, तो यहाँ पर आपको कंसिडर करना पड़ेगा P/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 2Z/P। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है 2Z/P, और कुछ और ऑप्शन में दे देगा Z/2P। इस तरीके का कुछ आपको ऑप्शन दे देगा। तो ये हो गया हमारा लैप वाइंडिंग, इक्वलाइज़र यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम देखें वेव वाइंडिंग, तो वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होता है? बताइए। ये हमेशा होता है हमारा A इज़ ऑलवेज 2।
इसमें जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इक्वलाइजर रिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इक्वलाइजर रिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज A इज ऑलवेज टू नो सर्कुलेटिंग करंट फेनोमेना। कोई भी यहाँ सर्कुलेटिंग करंट का कंसेप्ट नहीं आता है हमारे वेव वाइंडिंग में। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है। ऐसा नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों का अलग अलग एप्लीकेशन है। जैसे वेल्डिंग मशीन में आपको सिर्फ लैप यूज़ करना पड़ेगा और वेव वाइंडिंग का भी कुछ अदर एप्लीकेशंस होता है। तो ये कुछ डिफरेंस हो गया। एक दो डिफरेंस और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। 5 पॉइंट्स हमने देख लिया। आते हैं हमारे 6th पॉइंट में। तो देखिए, EMF इक्वेशन रिकॉल करिए आप, क्या होता है हमारे डीसी जनरेटर के लिए। क्या होता है हमारे डीसी जनरेटर के लिए, बताइए। तो जो हमारा 6th पॉइंट रहने वाला है, देखिए, EMF इक्वेशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। EMF इक्वेशन देखिए, जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे तो डेरिवेशन आता है, आपका पूछता है डेराइव द EMF इक्वेशन फॉर अ डीसी जनरेटर। तो वहाँ आपको एक एक पॉइंट्स बताना पड़ेगा और डेराइव करना पड़ेगा हमारा EMF इक्वेशन। तो अभी तो मैं यही लिख देती हूँ, E इज इक्वल टू Z phi P N अपॉन 60A। ये फॉर्मूला एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एज फार एज न्यूमेरिकल इज कंसर्न और थ्योरी क्वेश्चन इज कंसर्न। देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ लैप वाइंडिंग का, तो हमें पता है A इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P। तो अगर इस इक्वेशन से मैं देखूँ, E इज इक्वल टू Z phi P N अपॉन 60A, Z phi P N अपॉन 60A। तो यहाँ पर तो मैं A इक्वल टू P ली हूँ, तो क्या मैं इसको कट नहीं कर सकती? कट कर सकते हैं हम। Z phi P N अपॉन 60 में P कट हो गया और A कट हो गया। देखिए, तो इक्वेशन क्या बचेगा, Z phi N अपॉन 60 हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन को E इज इक्वल टू Z phi N अपॉन 60, इसमें कहीं भी आपको क्या कर रहा है, पोल का टर्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो लैप वाइंडिंग जब भी हम पढ़ेंगे और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्टार्टिंग में आपका क्या है, पोल P है, और आप क्या कर रहे हैं, बाद में पोल को डबल कर दे रहे हैं। यानी कि अगर 2 पोल मशीन है, उसको आपने डबल कर दिया, वो 4 पोल मशीन में कन्वर्ट हो गया। उस केस में लैप वाउंड मशीन में हमारा EMF क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा EMF जो है does not depend on poles if poles are double or triple। यानी कि अगर P से हम क्या करेंगे, डबल करेंगे पोल को, 4 पोल कर देंगे, मान ली ट्रिपल कर दिए पोल को, यानी 2 से 6 बना दिए, तब भी हमारा क्या है, EMF हमारा होने वाला है कांस्टेंट। EMF रिमेन्स सेम। अगर 150 वोल्ट है तो 150 वोल्ट ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं आपका लैप में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, MCQs क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक से अगर आना होगा तो, या फिर वो पूछेगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। आते हैं हमारे 6th पॉइंट में, वेव कनेक्शन में। तो वेव में हमारा देखेंगे EMF इक्वेशन Z phi P N अपॉन 60A, 60A हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारा A इज इक्वल टू 2 हो जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू 2 है, बिकॉज वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज ऑलवेज 2 इररेस्पेक्टिव ऑफ पोल्स। तो यहाँ पर E डिपेंड करेगा पोल के ऊपर। तो इफ़ पोल्स आर डबल्ड, अगर मैं पोल्स को डबल कर दूँ तो हमारा EMF भी क्या हो जाएगा, EMF विल ऑल्सो बी डबल्ड। अगर ट्रिपल करूँगी तो ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स करूँगी तो 4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करेगा पोल्स के ऊपर। जबकि हमारा लैप वाइंडिंग में डिपेंड नहीं करेगा। अगर हमारा P क्या था, 2 था,
2 से हम P को 4 कर रहे हैं, तो हमारा EMF अगर 150 वोल्ट था तो इस केस में हमारा जो नया EMF आएगा वो भी डबल्ड हो जाएगा, यानी 300 वोल्ट आएगा हमारा आंसर इन वेव वाइंडिंग। तो ये डिफरेंस देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार मार्क कर दीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अब कुछ और पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। अब ये एक जनरल डिस्कशन होगा, लैप और वेव का नहीं, ये दोनों में कॉमन होगा। ये देखिए, इसलिए मैं ये मिटा देती हूँ। ये दोनों का ही कॉमन डिस्कशन है। इस डिफरेंस जो है यहाँ तक ख़त्म हो गया आपका। इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए लैप और वेव के वाइंडिंग में, जब भी आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखिए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या क्या चीज़ हमने ऑब्जर्व किया, वही चीज़ हम लोगों को देखनी है। तो देखिए E इज़ इक्वल टू Z∅PN/60A, यही चीज़ है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ E और A का रिलेशन बताऊँ तो ये हो रहा है इन्वर्स रिलेशन। बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। तो अगर लैप के लिए लिखना चाह रही हूँ, देखिए लैप के अगर मैं लिखना चाह रही हूँ तो ये A ऑफ लैप हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन है, देखिए यहाँ सिर्फ मैंने लैप लिख दिया है। ठीक है, अगर वोल्टेज इन्वर्स रिलेशन में है A के, तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और यहाँ पर I लैप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A लैप। इतनी बात समझ में आई आप लोग को, उम्मीद है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है तो R इज़ इक्वल टू E अपॉन I हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन करंट। अब अगर वोल्टेज इन्वर्स रिलेशन में है, देखिए वोल्टेज इज़ इन्वर्सली, मतलब यहाँ पर 1/A आएगा, देखिए। और करंट क्या है हमारा, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ नहीं है, मैं बस इसके जगह ये पुट कर रही हूँ, इसके जगह ये पुट कर रही हूँ। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा A², देखिए A², क्योंकि अलग अलग कांस्टेंट है इसलिए आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A²। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आना होगा तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं आपके, इम्पॉर्टेंट। अब एक चीज़ और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमेशा पावर जो है, पावर रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे आप लैप में कनेक्टेड करें या फिर वेव कनेक्शन करें, पावर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, पावर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसको आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, पावर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट ऑलवेज, पावर हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। ये एक कॉमन डिस्कशन है दोनों के लिए ही। अगर यहाँ पर मैं वेव लिखना चाह रही हूँ तो वेव आ जाएगा, लिख लेते हैं बगल में, E वेव इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A वेव, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A²। इसका देखिए, इससे क्वेश्चन किस तरीके का आता है ये देखते हैं हम। देखिए फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आएगा। एक पी पोल मशीन है यहाँ पर, सपोज P इज इक्वल टू 4 दिया है, एक 4 पोल DC मशीन है यहाँ पर। और पहले क्या किए हैं, हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस पहले के केस में दिया हुआ है 0.06 सपोज ओम दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है कि पहले वो लैप कनेक्टेड था, लैप वाउंड था। सेकेंड केस, अगर उसको वेव कनेक्शन दे दिया जाए, वेव कनेक्टेड कर दिया जाए, वेव कनेक्शन,
तब हमारा उस केस में आर्मेचर क्या होता है, उस केस में हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आर वेव अपॉन आर लैप इज इक्वल टू ए लैप अपॉन ए वेव का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन, अगर मैं यहाँ पर वेव लिख रही हूँ तो इसके नीचे यहाँ पर वेव आना चाहिए, तभी वो इन्वर्स का रिलेशन सेटिस्फाई करेगा और उसका भी स्क्वायर होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने लैप लिखा हुआ है तो यहाँ पर लैप का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आर वेव हम लोगों को कैलकुलेट करने बोला है, तो आर लैप कितना दिया है स्टार्टिंग में 0.06 इंटू ए लैप। अब हम लोगों को पता है अगर लैप कनेक्टेड होता तो यहाँ ए इज इक्वल टू 4 हो जाता, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू पोल। और अगर वेव कनेक्शन है तो वेव कनेक्शन में इज ऑलवेज 2। सॉल्व कर दीजिए, जितना भी आंसर आ रहा है वो आपका आंसर आएगा, 0.24 समथिंग ओम आपका आंसर आएगा। तो देखिए ये जो है वो पूरा डिटेल डिस्कशन था लैप और वेव का। आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, आपको डिफरेंस अच्छे से याद रखना है, प्लस पावर हमेशा कांस्टेंट होता है ये आपको ध्यान रखना है। लैप जो ये यूज़ होता है हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए। देखिए थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो जाते हैं हम जब क्वेश्चन देखते हैं लैप और वेव का, हाई करंट हाई वोल्टेज, लो करंट लो वोल्टेज। तो आपका क्या तरीका होना चाहिए, आप एक ध्यान रख लीजिए, जैसे मैंने याद रखा हुआ है लैप के लिए हाई करंट और लो वोल्टेज आता है, उसी तरीके से आप सिमिलरली याद कर सकते हैं। तो ये आपका तरीका होना चाहिए, आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए और चीज़ों को इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलिए आप। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।